इसके बाद अब हम मशहूर अभिनेता आमिर खान की बात करेंगे, जिन्हें भारत में तो बहुत डर लगता है, लेकिन टर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश में और टर्की जैसे भारत विरोधी देश में उन्हें वहां के हालात बहुत अच्छे लगते हैं। वहां उन्हें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। 2 दिन पहले आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है और अपनी नई फिल्म पर उनके साथ चर्चा भी की है, और यही मुलाकात अब विवादों में आ गई है। इस मुलाकात के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। आमिर खान देश के बड़े कलाकार हैं और आप सब लोग आमिर खान की फिल्में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके देखने के लिए जाते हैं थिएटर्स में या घर में। आप सब लोगों ने, यानी भारत के लोगों ने आमिर खान को इतना बड़ा स्टार बनाया है कि आज टर्की के राष्ट्रपति उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। यह सब इस देश के लोगों की वजह से है। टर्की के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अगर उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं चाय पीने के लिए, उनके साथ बातें करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, कलाकार मानते हैं उन्हें बहुत बड़ा, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यह सम्मान आमिर खान को इस देश के लोगों ने, उनके अपने देश यानी भारत के लोगों ने उन्हें इतना सम्मान दिया है, उन्हें इतना बड़ा कलाकार बनाया है कि आज वो इस काबिल हो पाए कि टर्की के राष्ट्रपति के घर में उनकी एंट्री हो सके। लेकिन आज उनकी आलोचना जो हो रही है वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि खुद आमिर खान कुछ वर्ष पहले भारत की असहनशीलता की बात करते थे और ये कहते थे कि उन्हें और उनके परिवार को भारत के माहौल से डर लगता है। वो ये बात खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें यहां डर लगता है, और उनका परिवार तो उन्हें यह भी कह चुका है कि हमें भारत छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उन्हें टर्की में डर नहीं लगता। टर्की में वो बहुत आजाद महसूस करते हैं। टर्की जैसे देश की असहनशीलता और उसका भारत विरोधी रवैया आमिर खान जैसे अभिनेताओं को नजर नहीं आया, और हम ये मान नहीं सकते कि आमिर खान को इसके बारे में पता नहीं होगा। आमिर खान काफी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आमिर खान न्यूज में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मैं आमिर खान को जानता हूं और इसलिए आपको बता सकता हूं कि आमिर खान की जो नजर है वो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में हर जगह कहां क्या हो रहा है हर चीज पर उनकी नजर रहती है और हर चीज पर उनकी अपनी एक राय भी रहती है। आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वैसे तो कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी कलाकार, एक्टर किसी से भी मिल सकता है, इसकी पूरी छूट है, और आमिर खान जैसे अभिनेता किसी के हिसाब से चलने के लिए बाध्य भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी कोई भी मुलाकात से पहले हमसे पूछेंगे या किसी की इजाजत लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि सार्वजनिक जीवन में कहीं उनके दोहरे मापदंड दुनिया को साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही आमिर खान कहते थे कि भारत बहुत असहनशील हो गया है, और यही आमिर खान अब टर्की जैसे देश की असहनशीलता को पूरी तरह भुलाकर वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। जबकि यह दुनिया जानती है कि कैसे टर्की में वहां के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की तानाशाही खुलकर चल रही है, और जिस तानाशाही ने टर्की को एक सेक्युलर देश से कट्टर इस्लामिक और असहनशील देश बना दिया है। एक जमाने में टर्की को सेक्युलर देश माना जाता था, धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब टर्की को एक कट्टरपंथी देश माना जाता है, और हैरानी इस बात की होती है कि भारत को लेकर आमिर खान बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यहां असहनशीलता बढ़ रही है, लेकिन टर्की में जाकर ये करते हैं। यह भी दुनिया जानती है कि टर्की कैसे भारत का हमेशा विरोध करता रहा है। कश्मीर पर विरोध किया है टर्की ने हमेशा भारत का, और हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। फिर भी आमिर खान को यह सब दिखाई नहीं दिया। यानी आमिर खान आज एक ऐसे परिवार के साथ मिल रहे हैं जो पाकिस्तान का समर्थक है और भारत का विरोधी है। उनके लिए अपने कथित सिद्धांतों और अपने देश से बढ़कर अपनी नई फिल्म और इस फिल्म की टर्की में हो रही शूटिंग है, ऐसा लगता है। इसलिए वो टर्की के राष्ट्रपति के परिवार से मुलाकात करके उन्हें शायद एक तरह से खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग वहां पर चल रही है और टर्की ने हो सकता है उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई होंगी। इसलिए अब भारत के लोग ये सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अब आमिर खान को असहनशीलता याद क्यों नहीं आ रही। आज से 5 वर्ष पहले, वर्ष 2015 में आमिर खान ने भारत की असहनशीलता पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उस समय इस बयान को सब जगह रिपोर्ट किया गया था, लोग हैरान हो गए थे। ये हम उन्हें आज फिर से याद दिलाना चाहते हैं।
तब उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत के माहौल में उनका परिवार देश छोड़कर जाने के बारे में भी विचार कर रहा था। 2015 में एक पुरस्कार समारोह था, वहां आमिर खान ने क्या कहा था, पहले आपको यह सुनना चाहिए। Creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. So do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... More than there was... Earlier? Yeah, I think in the last... maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. तो आमिर खान अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं यू फील डिप्रेस्ड, यू फील लो, यानी वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, वो लो फील करते हैं जब वो भारत में रहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि उनकी पत्नी किरण, वो अपने बच्चे को और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर डर रही हैं, और उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे ये कहा कि क्या हमें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि आमिर खान और उनकी पत्नी को ये लगता है कि जब वो सुबह सुबह अखबार खोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें डर लगता है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 5 साल पहले आमिर खान को इस देश में, भारत में डर लग रहा था, उसी भारत में जहां के लोगों ने आमिर खान को इतना बड़ा स्टार बनाया है, जहां के लोगों ने लाइनों में लगकर उनकी फिल्म की टिकट खरीदकर उन्हें यहां तक पहुंचाया है कि टर्की के राष्ट्रपति आज उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं चाय पीने के लिए। उसी भारत में रहने में उन्हें डर लगता है, उनकी पत्नी को डर लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों की जान भी यहां पर खतरे में है। लेकिन टर्की में जो तानाशाही चल रही है, वहां उन्हें कोई डर नहीं लगता। टर्की में जो कट्टरपंथी ताकतें इस समय वहां पर रूल कर रही हैं, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस विरोधाभास के बीच हमें वर्ष 2015 का यह किस्सा आज याद आ गया, जो इस समय हम आपको दिखा रहे थे। 5 वर्ष पहले उन्होंने पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका अवार्ड के इस फंक्शन में हिस्सा लिया था। तब इस रामनाथ गोयनका अवार्ड फंक्शन में मुझे भी यह पुरस्कार मिला था, इसलिए मैं वहां मौजूद था, मैं वहां अपना पुरस्कार लेने के लिए गया था। उस कार्यक्रम में आमिर खान का एक इंटरव्यू चल रहा था और आमिर खान से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। आमिर खान ने स्टेज पर बैठकर भारत के असहनशील होने की बात खुलकर कही। मैं भी वहीं बैठा हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे यह पुरस्कार मिला था, और आमिर खान ये सारी बातें कहते चले जा रहे थे। काफी देर तक मैं चुप रहा और मैं सुनता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सब कह रहे थे, उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, किसी ने भी आमिर खान के इस बयान का विरोध नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने तालियां बजाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि आमिर खान ने कितनी ईमानदारी से और कितने बहादुरी के साथ अपने ये विचार उस मंच पर लोगों के सामने रखे हैं। इसलिए लोगों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, उनकी ईमानदारी की तारीफ की और तालियां बजाई। लेकिन कुछ देर के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, और मैंने उनसे यह कहा कि आप 2 अलग अलग घटनाओं पर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। यह वो समय था जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी,
और उसके बाद अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हो गया था और पूरे देश को असहनशील बताया जा रहा था। और दूसरी तरफ जब उसी समय जम्मू कश्मीर में सेना के जवान शहीद हो रहे थे क्योंकि बॉर्डर के पार से, एलओसी के पार से पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। जब आतंकवादी हमारे देश में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, यहां तक कि आतंकवादी मुंबई में भी पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने लोगों को मारा, लेकिन तब आमिर खान को डर नहीं लगा था। और मैंने आमिर खान से यही पूछा कि आखिर इस तरह के दोहरे मापदंड वो क्यों अपना रहे हैं। हमने हाल में 2 बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में हाल ही में कर्नल संतोष महादिक, वो शहीद हुए थे। कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है? अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं, दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड? मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned. And every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, you know, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time, sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. You know, that's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. So the fact is that, you know, these are things that will happen. As you rightly pointed out, it should not happen. Ideally, whether it's the media, whether it's politicians, whether it's a common person, our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large, it is. I think by and large, most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large, that is the case. Yeah. आमिर खान का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, उनकी एक्टिंग पूरे देश को अच्छी लगती है, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन अपने ही देश में आमिर खान को तब डर लगता था जो देश सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक देश है, जहां कलाकार को किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाता, जहां हिंदू बहुसंख्यक समाज में भी एक मुस्लिम होने की वजह से किसी कलाकार के काम, उसकी निजी जिंदगी और उसके करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आमिर खान आज दौलत और शोहरत के जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो इसी देश के करोड़ों धर्मनिरपेक्ष लोगों की वजह से है जो उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। और एक बार भी इस देश के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो हिंदू हीरो की फिल्म देख रहे हैं, हिंदू कलाकार की फिल्म देख रहे हैं या फिर मुस्लिम कलाकार की फिल्म देख रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि एक जमाना हमारे देश में ऐसा था 1940 में, 1950 में, जब इसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मुस्लिम कलाकार आते थे उन्हें अपना नाम बदलना पड़ जाता था और वो मुस्लिम कलाकार हिंदू नाम रखते थे, इस डर की वजह से कि शायद जो हिंदू व्यूअर हैं या जो दर्शक हैं वो उन्हें ज्यादा स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण दिलीप कुमार का है। दिलीप कुमार ने अपना मुस्लिम नाम छोड़कर हिंदू नाम क्यों अपनाया, यूसुफ खान से दिलीप कुमार क्यों हुए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज किसी भी मुस्लिम कलाकार को यह करने की जरूरत नहीं है, आज उसे अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। यह कितनी बड़ी बात है। फिर भी आमिर खान के लिए भारत नहीं, वो टर्की ही सहनशील है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रपति अर्दोआन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाया सोफिया है।
ये टर्की का शहर इस्तांबुल में एक बहुत मशहूर और प्राचीन म्यूजियम था, जिसे एर्दोगान के राज में कुछ हफ्ते पहले ही एक मस्जिद में बदल दिया गया। इसकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई थी। किसी जमाने में सेक्युलर देश रहे टर्की का एर्दोगान ने इस तरह से इस्लामीकरण कर दिया है कि यह देश यूरोप और अमेरिका का साथ छोड़कर अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। एर्दोगान दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की बात करके एक नया राज स्थापित करना चाहते हैं और खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। और आमिर खान उनके घर जाकर उनकी पत्नी के साथ मुलाकात करते हैं। इसलिए आमिर खान से यह सवाल है कि वो टर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश के प्रति अपनी पसंद जाहिर करके भारत में अपने करोड़ों फैंस को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि हमारे यहाँ इस तरह के कलाकारों को भारत तो धर्मनिरपेक्ष चाहिए, वो चाहते हैं कि भारत देश जो है समाज बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहे, लेकिन ऐसे कलाकारों को टर्की जैसे देशों की कट्टर इस्लामिक छवि अच्छी लगती है, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि आमिर खान जैसे अभिनेता इजराइल के नेताओं का बॉयकॉट करते हैं, लेकिन टर्की जैसे इस्लामिक देश के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। आपको याद होगा वर्ष 2018 में जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे और मुंबई में उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान नहीं गए थे। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता, फिर चाहे वो फिल्मी कलाकार हो या फिर कोई और। दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जहां आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टर्की को चुना, जबकि टर्की का भारत विरोधी चरित्र सब जानते हैं। टर्की उन गिने चुने देशों में है जो अक्सर भारत विरोधी बातें करता है। टर्की के इसी भारत विरोधी रवैये की वजह से वो उन देशों में शामिल है जहां जाने के लिए भारत ने अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और ये सलाह दी थी कि वो वहां ना जाएं। इस साल फरवरी में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो टर्की के राष्ट्रपति ने भारत को एक ऐसा देश बताया था जहां बड़े पैमाने पर मुसलमानों का नरसंहार होता है। ये टर्की की राय है भारत के बारे में। और टर्की ने यह भी कहा था कि भारत विश्व शांति के लिए खतरा है। फरवरी में भी एर्दोगान ने पाकिस्तान का दौरा किया था और भारत पर कश्मीरियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कश्मीर के मामले में टर्की हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और उसके भारत विरोधी दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का भी दुनिया के हर मंच पर टर्की हर बार बचाव करता आया है और हमारे देश के जो सुपरस्टार हैं वो टर्की में जाकर टर्की में शूटिंग भी करते हैं और टर्की के शाही खानदान से भी मिलते हैं। जिन लोगों को भारत में डर लगता है और उन्हें हम चीन से आई आज एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में एक मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। इसलिए आज दुनिया भर में इस तरह के लोगों से हमारा यह सवाल है, इस्लामिक दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हमारा यह सवाल है, आमिर खान जैसे अभिनेताओं से हमारा यह सवाल है कि क्या इस्लाम के सारे रहनुमा चीन की भी आलोचना करेंगे इस बारे में कि उसने मस्जिद को हटाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बना दिया? क्या आमिर खान इस पर सवाल उठाएंगे? क्या टर्की के राष्ट्रपति चीन से इसका विरोध दर्ज करवाएंगे? और जो लोग एक फेसबुक पोस्ट पर पूरे शहर को आग के हवाले कर देते हैं, पूरा शहर जला देते हैं, हिंसा फैला देते हैं, एक फेसबुक पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट अगर उनके धर्म को लेकर हो जाए तो क्या ये सारे लोग जिन्होंने थोड़े दिन पहले बेंगलुरु को जला दिया था चीन का विरोध ऐसे ही कर पाएंगे? क्योंकि चीन में भी वही हो रहा है। ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में आज आपको भी सोचना चाहिए और दुनिया भर में इस तरह का एजेंडा जो लोग चला रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो एक फेसबुक पोस्ट पर दंगा करने निकल जाते हैं, उन्हें तो ये जरूर सोचना चाहिए कि चीन में जो कुछ हो रहा है, वहां के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे लेकर ये लोग क्या करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.